इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री एक नए और क्रिटिकल मोड पर खड़ी है। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की तलाश और अपने 5th जनरेशन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का सपना दोनों एक साथ चल रहे हैं। और इसी बीच आता है एक एक्सप्लोसिव ट्विस्ट। इंडिया के फाइटर जेट आर्सेनल का फ्यूचर अब एक नए क्रॉसरोड पर खड़ा है। अमेरिका जो एक तरफ इंडिया पर ट्रेड टैरिफ्स का प्रेशर बना रहा है, दूसरी तरफ एक टेम्पटिंग ऑफर लेकर आया है F-35 जॉइंट स्ट्राइकर फाइटर का। दूसरी तरफ रशिया का सुखोई 57E फेलर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में ही प्रोडक्शन शुरू करने का प्रपोजल दे रहा है। एक तरफ है अमेरिका का F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में गिना जाता है। दूसरी तरफ है रशिया का सुखोई 57E फेलन, एक ऐसा 5th जनरेशन जेट जो इंडिया को टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडिजिनस प्रोडक्शन का एक एक्सक्लूसिव मौका दे सकता है। ये दोनों ऑफर्स ना सिर्फ मिलिट्री एनालिस्ट और डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट के लिए एक बड़ा टॉपिक बन गया है, बल्कि जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्कशन का भी हिस्सा बन चुका है। क्या इंडिया को अपनी डिकेड्स पुरानी रशिया के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप को तोड़कर अमेरिका की तरफ जाना चाहिए? क्या F-35 इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल नीड्स को फुलफिल कर सकेगा या सिर्फ एक ओवरहाइप्ड अल्ट्रा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंपैक्ट करेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर हम हिस्ट्री देखें तो अमेरिका ने कभी भी किसी भी देश को बिना अपनी कंडीशंस लगाए डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं दी। हर एक एयरक्राफ्ट, हर एक मिसाइल और हर एक सिस्टम जो यूएस से आते हैं उसके साथ स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस अटैच्ड होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी रशियन, फ्रेंच और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स का एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है और अगर F-35 इसमें शामिल होता है तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी का एक नया चैलेंज खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं F-35 की एक्चुअल कैपेबिलिटीज और उसके ड्रॉबैक्स की। F-35 जॉइंट स्ट्राइकर फाइटर को दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा रहा है जो शुरू से ही काफी प्रॉब्लम से जूझता आया है। इस एयरक्राफ्ट के स्टील्थ फीचर्स को मेंटेन करना मुश्किल है और अब तक इसका पूरा टेस्टिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे बड़ा इशू है इसकी रिलायबिलिटी और मिशन रेडीनेस। यूएस की फिजिकल ईयर 2024 एनुअल ऑपरेशनल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि जनवरी 2025 में पब्लिश हुई थी, उसने F-35 के लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस के बड़े इश्यूज को हाईलाइट किया है। पहले 3000 F-35 एयरक्राफ्ट डेवलप और परचेस करने का एस्टिमेटेड कॉस्ट $200 बिलियन बताया गया था, लेकिन आज ये कॉस्ट बढ़कर $412 बिलियन हो चुकी है। और आयरनी यह है कि एयरक्राफ्ट्स की संख्या 3000 से कम होकर सिर्फ 2456 रह गई है। मतलब कम एयरक्राफ्ट्स लेकिन डबल कॉस्ट। जॉइंट स्ट्राइक फाइटर को $1 ट्रिलियन ट्रेन व्रेक कहा गया है जो यूएस एयरफोर्स को अंदर से खोखला कर रहा है। अब सोचिए, अगर ये एयरक्राफ्ट यूएस के अपने मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक हेडेक है तो क्या ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है? क्या एक हाइपर एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट लेना सही होगा जब इंडिया के पास ऑलरेडी लिमिटेड डिफेंस बजट है? बात सिर्फ एयरक्राफ्ट के कॉस्ट की नहीं है। अगर इंडिया इसे अडॉप्ट करता है तो एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस और रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा जो खुद एक $multi-billion इन्वेस्टमेंट होगा। ये वही प्रॉब्लम है जो इंडिया को अपाचे हेलीकॉप्टर्स, C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हेरक्युलस प्लेन्स को ऑपरेट करने में भी फेस करनी पड़ती थी। और वेपन्स की कॉस्ट अलग से आएगी। F-35 में सिर्फ यूएस मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स और मिसाइल्स ही इंटीग्रेट हो सकते हैं। मतलब अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस एस्ट्रा मिसाइल्स या रशिया की R-77 मिसाइल्स इसमें फिट करना चाहे तो वो अलाउड नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स का पूरा इकोसिस्टम रशियन और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड है। इंडिया का सुखोई 30 MKI फ्लीट, राफेल, तेजस, अवॉक्स और एक्टिव डिनाइल सिस्टम्स ADS एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्राइन के अंदर काम करते हैं। मतलब ये सब एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान बना सकते हैं और रियल टाइम कॉम्बैट नेटवर्किंग का हिस्सा है। लेकिन F-35 इस नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकता क्योंकि यूएस अपने फाइटर जेट्स के सोर्स कोड्स और डेटा लिंक इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल्स किसी दूसरे देश को नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि F-35 एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म होगा जो इंडिया के बाकी डिफेंस असेट्स से सीमलेसली इंटीग्रेट नहीं होगा। और एक बड़ा रिस्क यह भी है कि यूएस किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिया के F-35 फ्लीट के ऑपरेशंस को रेस्ट्रिक्ट या डिसेबल भी कर सकता है। यह एक जियोपॉलिटिकल लायबिलिटी बन सकता है। अब अगर बात करें पाकिस्तान और चाइना के एंगल की तो यह और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अमेरिका और पाकिस्तान का मिलिट्री रिलेशनशिप एक और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की एयरफोर्स यूएस के F-16 जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो अगर इंडिया F-35 लेता है और कल को पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या यूएस अलाउ करेगा कि इंडिया F-35 का फुल कॉम्बैट पोटेंशियल अनलीश करे? क्या यूएस अपने ही F-16 जेट्स के अगेंस्ट F-35 का अनरेस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूव करेगा? ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है।
अगर इंडिया F-35 को पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करता है तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एक मेजर फैक्टर बन जाएंगे। साथ ही अगर इंडिया F-35 को अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर ऑपरेट करेगा तो चाइना के सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स एक्टिव हो सकते हैं, जो यूएस के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा। ऐसे में यूएस इंडिया के ऊपर ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जो इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक फ्रीडम को लिमिट करेगा। ये सब सिर्फ एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज नहीं है। यूएस पहले भी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इजराइल, तुर्की और यूएई के ऊपर लगा चुका है। तो आखिर इंडिया के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है? अगर इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस चाहता है तो रशिया का सुखोई 57 ई फैलन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सुखोई 57 इंडिया को इंडिजिनस प्रोडक्शन का एक मौका दे सकता है, जिससे हम अपने फाइटर जेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें रशियन और इंडियन मिसाइल्स इजीली इंटीग्रेट हो सकती है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट F-35 से बहुत कम होगी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशियन प्लेटफॉर्म्स के साथ फेमिलियर है। सुखोई 57 का ट्विन इंजन डिजाइन इंडियन कंडीशंस और ऑपरेशनल नीड्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। इंडिया रशिया के डिफेंस रिलेशंस दशकों पुराने हैं। रशिया ने हमेशा इंडिया के साथ क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज शेयर की है, बिना किसी भी रेस्ट्रिक्शन के। एक और बड़ा कंसर्न है तेजस फाइटर प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी यूएस मेड इंजन पर डिपेंडेंट है और बार बार डिलेस का शिकार हो चुका है। अगर इंडिया F-35 अडॉप्ट करता है तो इंडियन एयरफोर्स और भी ज्यादा यूएस डिपेंडेंसी में फंसेगा। अब तक यूएस ने जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग का टेक ट्रांसफर डिनाई किया है, तो सोचिए कल अगर रिलेशंस में टेंशन आई तो स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी रुक सकते हैं। क्या इंडिया अपनी एयरफोर्स के फ्यूचर को यूएस के कंट्रोल में डालने का रिस्क ले सकता है? यह सिर्फ एक डील नहीं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है। इंडियन एयरफोर्स की रिड्यूसिंग कॉम्बैट स्ट्रेंथ एक मेजर कंसर्न है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की 114 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग डिले हो रहा है। 5th जनरेशन फाइटर का डेवलपमेंट एक अलग इशू है और इंडिया का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स टाइमली रेप्लेनिश नहीं किए गए तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। F-35 एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसके साथ छुपी जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल लायबिलिटीज उसको इंडिया के लिए एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बनाती है। क्या इंडिया को अपने दशकों पुराने रशिया और फ्रांस के रिलेशंस को तोड़कर एक अनप्रेडिक्टेबल यूएस के साथ जाना चाहिए? यह फैसला सिर्फ एक फाइटर जेट का नहीं, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस इंडिपेंडेंस का है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को F-35 लेना चाहिए या सुखोई 57 के साथ जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और पावरफुल कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।